नमस्कार। सुबह के 7 बजे खबर गर्मा गर्म के साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। उत्तर प्रदेश में कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 7 जिलों के जिलाधिकारियों को बदला गया है। प्रियंका रंजन डीएम जालौन बने हैं, अनुज सिंह डीएम हापुड़ बने हैं, आरिका खौरी डीएम भदोही, संजीव रंजन डीएम भलसंबल, सैमुअल पॉल डीएम अम्बेडकर नगर बनाया गया है, अदिति सिंह को डीएम बलिया बनाया गया है, विभाग चहल जिलाधिकारी एटा बनाई गई हैं। तो ये यहां पर पूरी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, जिस बात का अंदेशा हमने पहले ही जता दिया था कि आईएएस अधिकारियों के तबादले पर काम चल रहा है और उस पर न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लगी है। अजीत सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था। अजीत, आपने ही बताया था कि आईएएस अधिकारियों के तबादले होने वाले हैं और हमारी खबर पर मोहर लग गई है। देखिए, बिल्कुल अनुपम, लगभग 1 दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारियों के तबादले में, जिसमें 7 जिले के डीएम बदले गए हैं। प्रियंका निरंजन जिन्हें डीएम जालौन बनाया गया, अनुज सिंह डीएम हापुड़, आरिका खौरी को डीएम भदोही, संजीव रंजन डीएम संभल, सैमुअल पॉल डीएम अम्बेडकर नगर, अदिति सिंह को बलिया और विभा चाहल को डीएम एटा भेजा गया है। कई सारे ऐसे अधिकारी थे जिनकी शिकायत थी, सीएम नाराज थे, उन्हें शासन में अटैच किया गया और कुछ की पोस्टिंग की गई, जैसे जो शारदा सहायक में विशेष सचिव के लिए भेजा गया डीएम अम्बेडकर राकेश मिश्रा को। कुल 14 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं और 7 जिलों के डीएम बदलेगा और अभी भी आने वाले समय में 1-2 तबादले और आपको देखने को मिलेंगे। अजीत, हम देख रहे हैं इस पूरी लिस्ट को अगर देखा जाए तो नए अफसरों को मौका दिया गया है, तो क्या ये माना जाए कि अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो नए अफसर सामने आ रहे हैं उनको एक बाकायदा टास्क देकर के जिलों में भेज रहे हैं और उनसे एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद लगाकर बैठे हैं? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री का शुरुआती दौर से ये कहना था हमेशा कि जो लोग काम करेंगे उन्हें फील्ड में भेजा जाएगा और नए लोग ज्यादा जोश से काम करते हैं, सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। और ये 2013 बैच की ज्यादातर अफसर, अगर अदिति सिंह और 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो 2013 बैच के सभी अधिकारी हैं, जिनको फील्ड में दिया गया और टास्क दिया गया कि आप सरकार की योजनाओं को कैसे पूरा करते हैं, जनता की निस्तारण कैसे करते हैं। क्योंकि जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, पोर्टल है 1073, उसको लेकर कई सारे शिकायतें हो रही थी कि इसमें फर्जी निस्तारण हो रहा है अधिकारियों की तरफ से, उस पर भी सीएम नाराज थे, तो उन सबको लेकर भी उन्होंने तबादले किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। अजीत सिंह बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें 2013 बैच के आईएएस अफसरों को फील्ड में पोस्टिंग दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यहां पर गायत्री प्रजापति से ईडी की पूछताछ शुरू हो चुकी है। 18 फरवरी तक ईडी की कस्टडी रिमांड में रहेगा गायत्री प्रजापति। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी अब पूछताछ कर रही है। विजिलेंस ने गायत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। विजिलेंस की जांच में गायत्री की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ था। विजिलेंस की एफआईआर के आधार पर ईडी मामले की जांच कर रही है। तो गायत्री प्रजापति से ईडी की पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूछताछ चल रही है और जो जानकारियां मिल रही हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी तमाम जो बातें निकलकर सामने आई हैं उनको लेकर के भी पूछताछ हो रही है। 18 फरवरी तक फिलहाल गायत्री प्रजापति रिमांड पर आएगा। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार गायत्री प्रजापति के मामले को लेकर जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं। ऋषभ, इस बात का अंदेशा पहले से था कि ईडी पूछताछ करेगी, अब पूछताछ शुरू हो चुकी है, क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? अनुपम, देखिए, अभी कल से ईडी की कस्टडी रिमांड शुरू हुई है जो 18 तक चलेगी। विजिलेंस की पहले जांच हो चुकी है, मुकदमा दर्ज है, सीबीआई का मुकदमा दर्ज है, जो छापेमारी हुई, तमाम संपत्ति को कागजात मिले थे, नामी बेनामी संपत्तियों के। उत्तर प्रदेश के कई शहर इसमें शामिल हैं, मुंबई में कई विलास इनके मिले हैं, करोड़ों रुपए की नामी बेनामी संपत्ति मिली थी। ईडी सारे कागज जुटा चुकी है, सीबीआई से तमाम कागज ले चुकी है। अब उन्हीं सारे कागजों को सामने रखकर गायत्री प्रजापति से पूछताछ का दौर शुरू हो गया है। आज भी वो पूछताछ जारी रहेगी। किस तरह से काले धन को दूसरी कंपनियों में निवेश किया गया है, फिर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया गया है, पूरा रूट जो है पैसे को काले से सफेद करने का है, वो ईडी के पास आ गया है। इन्हीं सारे सवालों पे, उन्हीं सारे कागजातों को सामने रख के गायत्री से पूछताछ चल रही है। जल्द ही ईडी इसमें कोई मुकदमा दर्ज के अपनी ओर से ऑफिशियल और कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन ऋषभ, सबसे बड़ी बात यह है कि गायत्री प्रजापति का जो उत्तर प्रदेश में मंत्री पद का टेन्योर था उसको देखें और जिस तरीके से खनन के बड़े बड़े खेल खेले गए, कुछ और भी लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बैकडोर में गायत्री प्रजापति को सपोर्ट किया। क्या ईडी की पूछताछ में वो नाम भी सामने आ सकते हैं? अनुपम, देखिए, ऑलरेडी ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। पी चंद्रकला हैं, विवेक हैं,
अभय हैं, कई आईएएस अफसर, 7 आईएएस अफसरों के ऊपर पहले से ही मुकदमा चल रहा है अवैध खनन को लेकर के, जिसमें सीबीआई ने मुकदमे दर्ज किए हैं, ईडी भी उनकी जांच कर रही है। तो पूरा एक नेक्सस जरूर काम कर रहा था, जो एनजीटी की गाइडलाइंस को दरकिनार करके, जो नियम कायदे कानून थे उसको दरकिनार करके खनन के पट्टे दे रहा था या खनन की लीज को रिन्यू कर रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन भी था। जिसके बाद हाई कोर्ट ने 2016 में एक आदेश दिया था, फिर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, जांच शुरू हुई थी। और बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे थे, तो इस बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। हाथरस में दंगे की साजिश रचने के मामले में ईडी ने लखनऊ में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। इस मामले में पीएफआई और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की स्टूडेंट विंग है। आरोपियों को विदेश में बैठे आकाओं के जरिए मोटी रकम मिली थी। जांच में यह भी सामने आया कि पिछले कुछ सालों में पीएफआई के खातों में 100 करोड़ रुपए के करीब कैश जमा किए गए। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विधायक अमन मणि त्रिपाठी कोर्ट से भगोड़ा घोषित किया गया। एमपी एमएलए कोर्ट ने अमन मणि के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कारोबारी ऋषि पांडे को अगवा कर धमकाने के मामले में यह वारंट जारी किया गया है। कोर्ट में पेशी पर न आने पर जारी हुआ है गिरफ्तारी वारंट। विधायक अमन मणि त्रिपाठी को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यहां पर भगोड़ा घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। खबर बलिया से है, जहां पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी विधायक ने कासगंज कांड पर किए गए सवाल पर यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। बीजेपी विधायक ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान भर्ती पुलिस वाले बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि बलिया में भी पुलिस के संरक्षण में अवैध शराब का धंधा हो रहा है। उन्होंने कहा कि रेवती थाना क्षेत्र से 100 से ज्यादा अवैध शराब की भट्टियां स्थानीय पुलिस के संरक्षण में चल रही हैं। इसकी शिकायत उन्होंने एसपी से लेकर आला अफसरों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस के संरक्षण में जो भी ये सब घटनाएं हो रही, शराब का, कच्चा शराब का तो धंधा पुलिस के संरक्षण में चल रहा है। और कर्मचारी और कुछ अधिकारी हमारी सरकार को, पुलिस में तो अधिकांश जो है सपा के राज्य के कांस्टेबल भर्ती हैं और हमारी सरकार को बदनाम करने की नियत से ऐसा सब संरक्षण देकर काम करा रहे हैं। सुल्तानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूली छात्राओं से मोबाइल की छिनैती कर ली। अब तक छात्राएं और आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते तब तक बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। ऐसा भी नहीं कि यह मामला एकदम सुबह का हो या देर शाम का। दिन दहाड़े कोतवाली के विकास भवन के पास दोपहर में यह वारदात बदमाशों ने अंजाम दी। मोबाइल स्नैचिंग की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। खबर उन्नाव से है, जहां पर पति ने शक के अंदेशे पर अपनी 9 माह की गर्भवती पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी पति फरार हो गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि उसे पत्नी पर शक था, जिससे वो नाराज था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को पेट्रोल डालकर मार डाला। के पास एक अर्धनिर्मित कमरे में जो खाली था, वहाँ पे एक जला हुआ का निशान है और वहाँ कंकाल पड़ा हुआ है। तो आसपास के लोगों ने देखा और फिर वहाँ पे चप्पल से और चाबी से ये जानकारी हुई कि ये अखिलेश निषाद रात्रि में अपनी पत्नी को लगभग 12-1 बजे लेकर घर से निकला था और उसके पिताजी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट थी 9 माह की लगभग, और बताया था कि मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, और तब से वो फरार है। खबर कानपुर से। कानपुर में राम मंदिर निर्माण के नाम पर फर्जी रसीदें छपवाकर चंदा वसूलने का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रवि प्रताप सिंह ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ बर्रा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी रसीद देकर कुछ लोगों से राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा वसूला जा रहा है। के नाम पे कुछ लोग फर्जी रसीदें छपवा के बस अवैध वसूली कर रहे हैं लोगों से। और ये जो चूंकि राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है और पब्लिक की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो लोग फर्जी रसीदें इसमें छपवा के, और चूंकि ऊपर से भी निर्देश मिला हुआ था इसमें कि केवल एक ही रसीद इसमें चलेगी, वही रसीदें पब्लिक के बीच में जानी चाहिए। कोई भी आदमी या कोई भी संगठन अपनी रसीदें छपवा के इसमें वसूली या चंदा इकट्ठा नहीं करे। कुछ लोग हैं जो राम जन्मभूमि मंदिर के नाम पर रसीदें जो है जिनको
विदित मतलब प्राधिकृत नहीं है, उनके द्वारा रसीद काटी जा रही है, चंदे की वसूली की जा रही है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया और उनकी जांच चल रही है और शीघ्र ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो है पीलीभीत में विधायक निधि के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधक ने विधायक निधि के 25 लाख रुपए लेकर स्कूल की आवंटित जमीन पर स्कूल बिल्डिंग न बनवाकर अपने पिता के नाम जमीन पर स्कूल की बिल्डिंग बनवा दी। जिलाधिकारी ने आरोपी प्रबंधक के खिलाफ थाना बरखेड़ा में मुकदमा दर्ज करवाया है और साथ ही खर्च हुई राशि के वसूली के भी निर्देश दिए गए हैं। विधायक निधि से जो धनराशि का प्रयोग विद्यालय का भवन बनाने के लिए होना था, वो भवन जिस भूमि के लिए स्वीकृत हुआ था, जिस भूमि के कागजात लगा के स्वीकृति प्राप्त करी गई थी, उससे इतर उसका निर्माण पाया गया जब द्वितीय किश्त के लिए जांच करी गई। तो ये गंभीर अनियमितता का केस है। इसमें है जो तत्कालीन PDDRDA रहे हैं, AEDRDA रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि सही भूमि पे ही इसका निर्माण हो, उनके विरुद्ध शासन को लिखा जा रहा है कार्रवाई के लिए। मौनी अमावस्या पर संगम पर आसमान से फूलों की बारिश हुई। हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा हुई, फूल बरसे तो सियासत भी हुई। अब आपको दिखाते हैं कि पुष्प वर्षा से समाजवादी पार्टी क्यों चिढ़ गई। मौनी अमावस्या, इस दिन को हिंदू परंपरा में बहुत खास माना गया है। मौनी अमावस्या पर नदी स्नान का विशेष महत्व होता है। तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, तो माघ मेले में आए श्रद्धालुओं पर योगी प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की। इस पुष्प वर्षा की मेले में आए लोगों ने खूब सराहना भी की। जो फूलों की वर्षा हुई, योगी जी ने बहुत ही कुछ डेवलप किया और बहुत ही अच्छा है। योगी जी ने फूल बरसाए हैं, तो बहुत लोग आए हैं यहाँ पर स्नान करने, तो वो हम बहुत खुश हैं यहाँ पर। योगी जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं, उनकी बहुत ही कृपा रही और उन्होंने हमारे ऊपर फूल बरसाए हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। श्रद्धालु कह रहे हैं माघ स्नान के फल के साथ ही उन्हें सरकार की ओर से सम्मान भी मिल गया। हालांकि संगम तट पर फूलों की वर्षा समाजवादी पार्टी को अच्छी नहीं लगी। जिस तरह से प्रयागराज में संगम तट के ऊपर पुष्प की वर्षा हुई है, अच्छी बात है। इसी तरह से जो हमारा अन्नदाता है, जो राम के बच्चे हैं, राम के लाला हैं, किसान जो हजारों सालों से जिसने देश का पेट भरा है, उसके ऊपर भी अगर न्याय की पुष्प वर्षा हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। 75 दिन हो गए भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, 150 किसानों की मौतें हो गई हैं, तो हम तो कहेंगे सरकार उनके खिलाफ जो कानून बनाए उसको वापस ले ले, उनके ऊपर भी न्याय की पुष्प वर्षा कर दे तो कितना अच्छा हो जाएगा। माघ मेला में पहुंचे लोग संगम तट पर इस बार की व्यवस्था से काफी प्रभावित दिख रहे हैं। भले ही समाजवादी पार्टी ने फूल वर्षा पर सवाल खड़े किए हों, लेकिन प्रियंका को जो संदेश देना था, उन्होंने संगम में स्नान कर अपना काम कर दिया और बता दिया कि वो लोगों के बीच रहना चाहती हैं। वो इस देश से अलग नहीं है और इस देश की परंपराओं का भी सम्मान करती हैं। मौनी अमावस्या पर प्रियंका गांधी का संगम स्नान, इस तस्वीर के बहुत मायने हैं। लाखों लोगों में एक कांग्रेस की प्रियंका भी रही, जिन्होंने पवित्र स्नान किया, फिर गंगा की गोद में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देकर शीश झुकाया। जब मीडिया ने प्रियंका से स्नान और राजनीति पर सवाल किया, तो उन्होंने साफ किया कि वे मां गंगा और खुद के बीच सियासत को नहीं लाना चाहती। मां गंगा से क्या आशीर्वाद मांगा? वो मां गंगा और मेरे बीच है। क्या हो रहा है यार, कुछ नहीं हो पाएगा। जो मांगा अपने दिल में मांगा, अपने दिल में रखूंगी। प्रियंका गांधी ने स्नान ध्यान से पहले संगम में वोटिंग का लुत्फ भी उठाया। उन्होंने बीच मझधार में नैया की कमान अपने हाथ ले ली, जैसे कांग्रेस की सियासी नैया पार कराने के लिए प्रियंका गांधी ने खुद पतवार थाम ली हो। इस पर कामयाबी मिलेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने संगम के तट से वो कहानी लिख दी जिसकी उम्मीद लोगों को नहीं थी। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। भारत की कूटनीति और कठिन हालात में सीमा पर डटे जवानों के शौर्य की बदौलत चीन अब पैंगोंग झील से उल्टे पैर वापस लौटने लगा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि बुधवार से सेना की वापसी शुरू हो गई है।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बड़ा बयान दिया। राजनाथ ने कहा कि चीन के साथ पैंगोंग लेक को लेकर समझौता हो गया है। दोनों देश अपनी सेना को पीछे हटाने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों ने ये तय किया है कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को लागू किया जाएगा। जो निर्माण अभी तक किया गया है उसे भी हटा दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ सितंबर से बातचीत जारी है और जब भी जरूरत पड़ी भारतीय सेना ने चीन को जवाब दिया है और अब चीन के साथ सेना को पीछे हटाने को लेकर भी सहमति बन गई है। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। उनके बयान के दौरान बीजेपी सांसदों ने ताली बजाकर खुशी का इजहार किया। इस बात पर भी सहमत हो। और अब बात अच्छी खबर की। लखनऊ में पुलिसकर्मियों के लिए एक अच्छी पहल शुरू की गई है। यहाँ पर पुलिसकर्मियों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें IIM इंदौर के डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु राय ने ऑनलाइन जुड़कर UP 112 के मुख्यालय के साथ ही सभी 75 जिलों में तैनात PRV कर्मियों से बातचीत की और उन्हें तनाव से निपटने और अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने के खास टिप्स दिए। अक्सर पुलिस वाले कामकाज के दबाव के चलते तनाव में रहते हैं, जिसका असर उनके कामकाज पर दिखाई देता है। ऐसे में योगी सरकार ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया ताकि सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले लोगों को स्वस्थ रखा जा सके। और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले कि तनाव को समझना महत्वपूर्ण क्यों है और तनाव किन कारणों से होता है और फिर उनका निस्तारण कैसे किया जा सकता है। तनाव के आसपास कुछ मिथक होते हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। IIM इंदौर के डॉक्टर हिमांशु राय ने वर्कशॉप के दौरान पुलिस वालों को तनाव के पीछे की वजह बताई और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाया। यदि आपको सिरदर्द होता रहता है बिना किसी कारण के, यदि आपको बैक में पेन होता है, कमर दर्द इत्यादि होता है बिना किसी कारण के, यदि आप हमेशा थके हुए महसूस करते हैं, यदि आपको शरीर में दर्द होता है, तो इसका मतलब कि ये जो फिजिकल लक्षण है, ये जो शारीरिक लक्षण है, ये तनाव के लक्षण हैं। दरअसल तनाव से बचने का एक ही उपाय है, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना खाएं और अच्छी नींद लें, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है।